Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhava here, your course facilitator for the MFA paper from Tamari School of Accountancy. अच्छा, आज की तारीख में we are going to discuss another question of the yield curve जो कि आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर गिवन है और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दें. सो वी आर गोइंग टू टच द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द yield curve और इससे मिलता जुलता एक सवाल आपके MCQs में भी आ चुका है, उसको भी आज की तारीख में हम देखेंगे ताकि हमारा yield curve कंप्लीट तरीके से यानी कि A to Z जो है वो कवर अप हो सके. तो आइए जी जरा स्टार्ट करते हैं इसको. रिक्वायरमेंट इसकी है कैलकुलेट द प्राइस दैट द बॉन्ड कुड बी सोल्ड फॉर. ठीक है जी, एंड दिस इज द अमाउंट दैट द कंपनी कुड रेज एंड देन दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड टू मैच्योरिटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट. एक्चुअली रिक्वायरमेंट तो आपकी सिर्फ यही है कि आपने जो है वो प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करना है और आपकी एक रिक्वायरमेंट ये भी है इसके अंदर कि आपने बॉन्ड की बेसिस के ऊपर ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड कैलकुलेट करना है. ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. तो हमें पता है कि हम इसको किस तरीके से करेंगे. अ कंपनी वांट्स टू इशू अ बॉन्ड, और मैंने आपको बताया था पिछले हमारे यील्ड कर्व्स के पार्ट्स के अंदर कि जब भी कंपनी कोई बॉन्ड इशू करना चाहती है, तो वो उसकी वैल्यूएशन जानना चाहती है कि मैं किस रेट पे इशू करूँ. और जाहिर सी बात है वो इसके लिए हेल्प लेती है गवर्नमेंट की यील्ड्स की, और गवर्नमेंट की यील्ड्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है विथ मैच्योरिटी कि पहले साल की जो मैच्योरिटी है वो 3% है, दूसरे साल की मैच्योरिटी दूसरे साल की जो यील्ड है वो 3.5% है. वो बॉन्ड जो तीसरे साल में मैच्योर हो रहा है उसका है 4.2%, और वो बॉन्ड जो 4 साल की मैच्योरिटी रखता है उसकी यील्ड 5% है. ये आपको सेम रिस्क क्लास की जो गवर्नमेंट के इशूड बॉन्ड्स होंगे उससे डाटा मिलेगा, फाइनेंशियल प्रेस या मैगजीन से डाटा मिलेगा, और कंपनी उसको इस्तेमाल करेगी और ये देखेगी कि भाई मुझे बॉन्ड किस रेट में इशू करना चाहिए जो कि रिडीमेबल है एट पार पे इन 4 ईयर्स और 6% का जो है वो कूपन रेट पे कर रहा है. तो हमारे लिए सर ये कूपन रेट हो गया, ये हमारे लिए जो है वो टी हो गया यानी कि टाइम हो गया. ये हमारे लिए एट पार का मतलब ये हो गया कि भाई बॉन्ड की जो वैल्यूएशन है वो पार पे यानी कि 100 पे जो है वो रिडीम होगा. रिडीमेबल है तो IRR तो बहरहाल निकालना ही निकालना है, और हमारे पास कुछ यील्ड्स गिवन है. तो हमने क्या करना है सर, हमने जो है वो कुछ नहीं करना, हमने प्राइस ऑफ द बॉन्ड को मालूम करना है, कूपन रेट को, कैश फ्लोज को, टाइम हमें पता है, और हम क्या करेंगे, हम एक एक डिस्काउंट फैक्टर लेते रहेंगे और अपनी वर्किंग को करके रिवर्स जाके हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकाल लेंगे. यहाँ पे याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था टैक्सेशन गिवन नहीं है, बट अगर टैक्सेशन गिवन भी होता तब भी हम इसको इग्नोर कर देते क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव यूजुअली इग्नोर्स द टैक्सेशन. तो हमें इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्या बॉन्ड हम इशू करेंगे. तो आइए जरा इस सवाल को करते हैं. कैलकुलेशन मेरे पास हुई भी है, बट इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने में टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं करूंगा. आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और आपने देखना है कि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं. हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे लेंगे ईयर्स. हमारे पास कितने ईयर्स हैं सर, हमारे पास 1 2 3 4. अच्छा, मैं ये इस तरह करूँगा, मैं अलग अलग क्यों लूँगा, मैं अलग अलग इसलिए लूँगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट हर साल का अलग अलग है. अगर इंटरेस्ट रेट हर साल का सेम रहता तो मैं डायरेक्ट एन्यूटी लगा देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन चूंकि हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग है तो मुझे यहाँ पर हर साल की कैलकुलेशन और हर साल का ब्रेकअप एग्जाम में भी लिखाना लाजमी है. सर पहले साल मेरा जो कैश फ्लोज है कूपन रेट मेरा कितना था, 6% है. कूपन रेट हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है, तो 6% ऑफ 100 इज 6. दूसरे साल मेरा क्या रहेगा सर, दूसरे साल भी 6, तीसरे साल 6, चौथे साल 6 नहीं रहेगा, चौथे साल आ जाएगा 106. 106 इसलिए क्योंकि 100 पार पे रिडीम भी हो रहा है और चौथे साल का भी इंटरेस्ट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर 106. तो ईयर 1 का 6, ईयर 2 का 6, ईयर 3 का 6 और ईयर 4 का 106. ये हमारे पास कैश फ्लोज आ गए. अच्छा, उसके बाद सर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे क्या, डिस्काउंट फैक्टर. अच्छा, पहले साल हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर है 3%. इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर अगर हम 3% पे करेंगे तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर बन रहा है 0.971. ठीक है, यानी कि मैं -1 करूँगा, लूँगा 3% लेकिन -1 करूँगा. दूसरे साल मेरा जो डिस्काउंट फैक्टर है वो आ रहा है 3.5 और मेरे पास आ रहा है 0.934. यानी कि दूसरे साल में डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लूँगा, दूसरे साल में डिस्काउंट फैक्टर लूँगा ये वाला 3.5, पावर लगा दूंगा -2 क्योंकि मैं दूसरे साल में हूँ. तीसरे साल में डिस्काउंट फैक्टर लूँगा 4.2, पावर लगा दूंगा -3 क्योंकि मैं तीसरे साल में हूँ.
और मेरे पास आंसर आ रहा है 0.884, और चौथे साल के अंदर मैं डिस्काउंट फैक्टर लूँगा 5%, पावर लगा दूंगा -4, और मेरे पास आंसर आ रहा है 0.823। ये याद रखिएगा कि ये मैंने काम क्यों किया। ये मैंने काम इसलिए किया है क्योंकि मुझे हर साल का डिस्काउंट फैक्टर अलग अलग है। अगर एक ही डिस्काउंट फैक्टर होता, मैं एन्युटी लगा देता, -3 कर देता, -4 कर देता, तो मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाती। लेकिन चूंकि मुझे गवर्नमेंट के यील्ड से निकाल कर मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो मैं अलग अलग मैच्योरिटी के साथ डिस्काउंट फैक्टर लूँगा। अब मैंने कुछ नहीं करना सर, अब मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है, और प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास ईयर 1 की आ रही है कोई 5.83, ईयर 2 की मेरे पास आ रही है 5.60, ईयर 3 की मेरे पास आ रही है 5.30, ईयर 4 की मेरे पास आ रही है 87.21, क्योंकि इसके अंदर रिडम्पशन की अमाउंट भी शामिल है। मैंने क्या करना है सर, मैंने इन सबको सम कर देना है, और जब मैं इसको सम कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 103.94, और इसको मैं कहूँगा मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जिस पे कंपनी को अपना बॉन्ड इशू करना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज़ हायर देन दी पार वैल्यू, और हायर देन दी पार वैल्यू आपका है, यानी कि 6%, सॉरी आपका 100 रुपये से ऊपर आ रहा है। यानी कि कंपनी ये बताना चाह रही है कि भाई जो यील्ड्स अवेलेबल है हमारे पास, उस पे जो हमारी बॉन्ड की जो वैल्यूशन निकल रही है वो क्या निकल रही है सर, वो जो है वो बॉन्ड की पार वैल्यू ज़्यादा आ रही है। और टेक्निकली ज़्यादा भी इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि आपका जो कूपन रेट है 6% इज़ हायर देन दी लास्ट ऑफ द हाईएस्ट यील्ड। यानी कि जो 5% यील्ड है, जो 4 साल की मेच्योरिटी में भी 5% मिल रहा है, उसका यील्ड भी आपके आज के करंट कूपन रेट से भी कम है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ज़्यादा ही आएगी, लोग प्रीमियम पे ख़रीदना चाहेंगे। So this is how you will be able to calculate the market value of the bond based on the different spot yields of the same risk class of the government bonds are available। ये अगर आपके पास सवाल आएगा, मेरे ख्याल से आप इसको easily क्रैक कर सकते हैं। ये हो गई रिक्वायरमेंट नंबर ए। अब अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड को इस्तेमाल करके आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, जिसको हम ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड भी कहते हैं, जिसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, जिसको हम लेंडर्स रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट भी कह सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्टर्स रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, जिसको हम कॉस्ट ऑफ डेट भी कह सकते हैं प्री टैक्स। अब वो कहता है अगर आप ये निकालो तो कोई मसले वाली बात नहीं है सर, हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सॉरी फॉर्मेट क्या बन जाएगा सर, ईयर्स आ जाएगा, यहाँ पे सर आ जाएंगे कैश फ्लोज। अब चूंकि हमारे पास हमें IRR निकालना है, IRR ट्रायल एंड एरर अप्रोच से निकलता है, तो हमें क्या करना है सर, हमें वही एक पॉजिटिव एनपीवी का डिस्काउंट फैक्टर, एक नेगेटिव एनपीवी का डिस्काउंट फैक्टर, क्योंकि अब हमें IRR निकालना है। अब हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास है सर 0। अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अब चूँकि अब मेरे पास जो है वो डिस्काउंट फैक्टर सेम रहेगा, तो मैं यहाँ करूँगा सर 1 to 4 और यहाँ पर 4। तो 0 पे मेरे पास मार्केट वैल्यू आती है यूजुअली, जो कि हमारे पास आ रही है 103.94, ठीक है। और 1 से लेके 4 तक 6 रुपए का मुझे कैश आउटफ्लो होगा इंटरेस्ट की मद में, और चौथे साल जो है वो मेरा जो है वो 100 का वो होगा, व्हाट डू वी कॉल इज द रिडम्पशन। अब मैंने यहाँ पे 106 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने 4th पे ऑलरेडी 6 ले लिया है, अदरवाइज मैं यहाँ पे 106 लेता। तो ये मेरे कैश फ्लोज हैं। अब मैंने जो है वो सर 4% पे जो है वो एक डिस्काउंट फैक्टर ले लेना है, और एक मैं 6% पे ले लेता हूँ, ठीक है। याद रखना है कि मैं जो भी डिस्काउंट फैक्टर लूँगा उसमें एक में पॉजिटिव एनपीवी आनी चाहिए और एक में नेगेटिव एनपीवी आनी चाहिए। अगर पहले अटेम्प्ट में 4% पे पॉजिटिव एनपीवी आ गई तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्काउंट फैक्टर को बढ़ाऊंगा ताकि एनपीवी नेगेटिव आए। मैंने आपको बताया था ना, इन्वर्स रिलेशनशिप है, हायर द डिस्काउंट फैक्टर लोअर द एनपीवी, लोअर द डिस्काउंट फैक्टर हायर द एनपीवी। तो यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने पहला जो परसेंटेज लेना है वो आप 5 ले लें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव एनपीवी बहुत भारी भरकम किस्म का एक अमाउंट आ गया है, तो फिर आपने 10 का जंप लगाना है ताकि नेगेटिव एनपीवी लाते वक्त आपको तीसरी अटेम्प्ट ना लगानी पड़े। तो जब आपके पास एक पॉजिटिव एनपीवी बहुत बड़ी आ गई है, अमाउंट बहुत बड़ा आ गया है, तो फिर आप एक 10 का जंप भी लगा सकते हैं, यानी कि 5 ले लें और 15 ले लें, क्योंकि ट्रायल एंड एरर है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपने पहला कौन सा लेना है और दूसरा कौन सा लेना है। तो तीसरी अटेम्प्ट लाने से बेहतर ये है कि पहली अटेम्प्ट या दूसरी अटेम्प्ट के अंदर ही आपने एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर ले लेना है जिसमें आपकी एनपीवी फॉर श्योर नेगेटिव आ जाए। ये प्रैक्टिस से आपको खुद ही पता चलता रहता है कि पॉजिटिव एनपीवी किस रेट पर आ रही है और नेगेटिव एनपीवी किस रेट पर आ सकती है। कैश फ्लोज को देखकर और सवाल के अंदर मार्केट वैल्यूज़ को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है।
तो ये ट्रायल एंड एरर है, तो यू शुड ट्राई आइदर, जैसे मैंने यहाँ पे 4% किया है पॉजिटिव के लिए और मेरे पास 6% पे जो है वो एनपीवी अपोजिट आ गई है, तो मैंने 4% और 6% लिया। यू कैन ट्राई 5%, 8%, 9%, 10%, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, 4% ले लिया, 6% ले लिया। अब हमारे पास, मेरे पास जो इसकी एनपीवी आ रही है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट इसको करके आपको बता रहा हूँ। एक एनपीवी मेरे पास आ रही है 3.32 और एक एनपीवी मेरे पास आ रही है 3.94। ठीक है, ये मेरे पास एनपीवी आ रही है। आप अपने एंड पे कर लीजिएगा। आपके पास एक डिस्काउंट फैक्टर, पॉजिटिव डिस्काउंट फैक्टर पे पॉजिटिव एनपीवी आनी चाहिए और नेगेटिव डिस्काउंट फैक्टर पे नेगेटिव एनपीवी आनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर आपको चाहिए, एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर चाहिए जिसमें आपकी एनपीवी नेगेटिव हो जाए और एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर आपको चाहिए जिसमें आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो जाए बेस्ड ऑन दी कैश फ्लोज। सर ये 103.94 आपने कहाँ से उठाया? सर ये मैंने यहाँ से उठाया 103.94। ये देखें, ये मैंने यहाँ से उठाया जो मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकली है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है सर, उसके बाद मैंने IRR निकाल लेना। IRR का हमारे पास एक अच्छा सा फार्मूला आपको पता ही है हमारे पास है, जो कि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। A% प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव एनपीवी आएगी, उसमें आपने क्या करना है, A डिवाइडेड बाई A माइनस B, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है B माइनस A परसेंटेज से। ये क्या है सर, यहाँ पे A जो है वो पॉजिटिव डिस्काउंट फैक्टर है, यहाँ पे पता ही है ये पॉजिटिव डिस्काउंट फैक्टर है। अच्छा, B जो है ये है हमारे पास नेगेटिव डिस्काउंट फैक्टर, यानी कि वो डिस्काउंट फैक्टर जिसमें आपकी एनपीवी नेगेटिव हो गई। ये A वो डिस्काउंट फैक्टर जिसमें आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो गई। और ये एनपीवी A जो है ये एनपीवी का अमाउंट, पॉजिटिव एनपीवी का अमाउंट प्लस लिख देता हूँ, और B जो है वो नेगेटिव एनपीवी का अमाउंट, इसमें मैं माइनस लिख देता हूँ। बस वैल्यूज़ को प्लग इन करना है और आपके पास एक IRR निकल कर आ जाएगा, विच इज़ इन माई केस 4.91 4.91%। ये आपके पास IRR निकल कर आ गया, जिसको मैं ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड भी कह सकता हूँ, जिसको मैं कॉस्ट ऑफ डेट भी कह सकता हूँ। चूँकि मैंने इसके अंदर कोई टैक्सेशन का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये इसको हम कहेंगे ये है आपके पास प्री टैक्स। तो किसी तरीके से हम इसको IRR निकालने में कामयाब हो गए। हमने एक ही डिस्काउंट फैक्टर उठाया, और सॉरी एक ही मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड उठाई, डिस्काउंट फैक्टर को हमने जो है वो ट्रायल एंड एरर की तरफ लेके गए और IRR के जरिए 4.91 हमने निकाल लिया। तो दिस इज हाउ यू विल बी, हाउ यू शुड एक्चुअली डीकोड दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन एन एग्जाम। और यील्ड कर्व जो है वो इस तरीके से डीकोड हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बूट स्ट्रैपिंग एग्जाम में अभी तक एग्जाम में नहीं हुई, बहुत बड़ा रूम है एग्जामिनर के पास। सितंबर 2025 के अंदर बूट स्ट्रैपिंग यील्ड कर्व को लेकर आपसे एग्जामिन करवा सकता है, और मैंने इसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर दी हुई है। अच्छा जी, अब क्या करना है सर, अब हमने कुछ नहीं करना सर, अब हमने मूव करना है MCQs के अंदर। पूरे पास पेपर्स के अंदर यील्ड कर्व से लेकर, मेरी लिमिटेड नॉलेज और एक्सपोजर के हिसाब से मुझे सिर्फ 2 MCQs मिले यील्ड कर्व को लेकर। ठीक है, बहुत बड़ा रूम है एग्जामिनर के पास, बहुत बड़ा रूम है। ठीक है, तो यील्ड कर्व को लेकर सिर्फ 2 MCQs हैं, और उसी MCQs को आज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका यील्ड कर्व पूरे तरीके से खत्म हो जाए। देखिए, पहला MCQ क्या है, फॉर्चून लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स टू फाइनेंस इट्स प्रोजेक्ट। आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर ये वही सवाल है जो अभी हमने रिसेंटली किया है। अभी इससे पहले जो हमने सवाल किया उसमें एक कंपनी अपने बॉन्ड की वैल्यूएशन जानना चाह रही है, ये भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है, इज इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स टू फाइनेंस इट्स प्रोजेक्ट। ठीक है, इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू इशू बॉन्ड्स डेट आर रिडीमेबल एट पार, यानी कि 100 रुपये के अंदर रिडीम होगा इन 3 years। टाइम आपको दे दिया गया। द बॉन्ड्स वुड कैरी एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.4, ये आपका कूपन रेट हो गया। पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, आपको साल के आखिरी में दे दिया। वैसे बाय द वे एग्जामिनर इस पे भी खेल सकता है कि पेबल क्वार्टरली, पेबल सेमी एनुअली, पेबल इन एडवांस, इस पे भी खेल सकता है। अभी तक खेला नहीं है लेकिन खेल सकता है, तो इसको भी अपने दिमाग में रखना है। द एनुअल स्पॉट यील्ड फॉर अ बॉन्ड ऑफ दिस क्लास इज एज फॉलोज। आपको स्पॉट यील्ड्स एग्जामिनर ने डिफरेंट दे दी हैं। पहले साल की मेच्योरिटी पे यील्ड आपको 8%, दूसरे साल की मेच्योरिटी पे यील्ड आपको 9.5%, तीसरे साल की मेच्योरिटी पे यील्ड आपको 11%, चौथे साल की यील्ड पे आपको, चौथे साल की मेच्योरिटी पे आपको यील्ड दे दी है उसने 12.5%। देखिए, आपको सेम सवाल लग रहा है जो अभी हमने रिसेंटली किया, और इसने उठाकर एज इट इज, मतलब नॉट एक्चुअली द डाटा बट स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज उठाकर आपको इसने दे दिया। इसी तरीके से मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बूट स्ट्रैपिंग पेज नंबर 192 या 193 के अंदर डिटेल एग्जाम्पल के साथ गिवन है, उसको लाजमी पढ़ के आपने जाना है। एग्जामिनर ने उठाना है, डाटा थोड़ा बहुत चेंज करना है, शायद डाटा भी चेंज ना करे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के अंदर हमने ये देखा है कि एक ऐसा सवाल आया था जिसके अंदर मेरे ख्याल से डाटा भी सेम, मतलब थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज थी,
एज इट इज सवाल कॉपी पेस्ट था। तो बूट स्ट्रैपिंग के अंदर भी एज इट इज सवाल उठकर आ सकता है, आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स आप ही के हैं। तो स्पॉट रील उसने दी हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है कि दी फॉर्चून लिमिटेड शुड इशू बॉन्ड एट, एमसीक्यू का सवाल है किस पे इसको बॉन्ड इशू करना चाहिए, एंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट ऑफ ₹1, अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट ऑफ ₹5, अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम ऑफ ₹1 या एट पार वैल्यू। वो कहते हैं भाई मतलब सवाल ये है कि भाई फॉर्चून लिमिटेड को जो है वो बॉन्ड इशू करना है, वो कितने पे इशू करें। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सवाल को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या है। तो ये याद रखिएगा कि ये सवाल बिल्कुल सिमिलर क्लास का है। तो अब हमने क्या करना है सर, मैं थोड़ा सा इसको क्विक वे में करूँगा ताकि आसानी हो जाए। हमने सर उसी तरीके से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अच्छा, चूंकि ये एमसीक्यूज हैं तो आपको फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मेटिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ जो है वो करना है। तो मैं ज़रा सा इसको क्विक कर देता हूँ। आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3, डिफरेंट आपने फैक्टर्स लेने। तो सर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 होगा उसमें आप 8% इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर आ रहा होगा गालिबन 9.63। ठीक है, आपने जो है वो, अच्छा आपका आउटफ्लो क्या होगा, आपका, मैं यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ, आपका आउटफ्लो होगा 10.4 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1, क्योंकि आपका जो 10.4% है ना, तो 100 का 10.4% 10.4 हुआ। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 के अंदर आप ले लोगे 9.5% और आपका आउटफ्लो होगा फिर 10.4। अच्छा, पहले साल के अंदर 9.63 आ रहा है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा गलत ना हो। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 आपके पास आ रहा है 8.65। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 के अंदर हम लेंगे सर 11% और आपका जो वो होगा आउटफ्लो वो होगा 110.4, क्योंकि रिडम्पशन हो रही है पार पे, और इसका आंसर आपके पास आएगा 80.74। जब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 99.02। मुझे ज़रा सा चेक भी करने थे, थोड़ा सा मुझे डाउट है। 9.63 प्लस 8.65 प्लस 80.74, जी हमारे पास आंसर आ रहा है 99.02। ये आपकी हो गई मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड दैट द फॉर्चून लिमिटेड शुड इशू। आंसर क्या होना चाहिए सर, आंसर शुड बी ए। आपका जो ए है वो आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये कहता है अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर बॉन्ड। हमारे पास जो बॉन्ड की जो पार वैल्यू है वो होती है 100, तो ये ऐसा लग रहा है कि कम से कम ₹1 का डिस्काउंट देकर आपको इशू करना चाहिए, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू 99.02 आ रही है। अगर इसका आंसर आ रहा होता कोई 95 पॉइंट समथिंग या 94 पॉइंट समथिंग, तो हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होता। अगर यहाँ पे इसका आंसर आ रहा होता ₹100 से ऊपर तो हम ऑप्शन सी कहते। आंसर आ रहा होता ₹100 तो ऑप्शन डी होता। ऑप्शन 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट पे जो है वो हम इशू कर रहे हैं। तो दिस इज़, तो मतलब इतना आसान ये सवाल था, और मेरे ख्याल से 1 या 1.5 मार्क का ये सवाल था, तो आसानी से बच्चा सॉल्व कर सकता है। वो बच्चा जिसको थोड़े बहुत स्टडी टैक्स के क्वेश्चंस की ग्रिप हो और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ग्रिप हो। एक और सवाल जो कि मैंने आपको बताया था कर्व से रिलेटेड है, थियोरेटिकल है, ग्राफिकल नहीं है। कर्व ग्राफिकल भी आ सकता है, कर्व से रिलेटेड है। अ नेगेटिव और द इनवर्स यील्ड कर्व, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व था जो हमने पढ़ा था, इंडिकेट्स दैट द मार्केट एक्सपेक्ट्स, यानी कि ये इस कर्व की बात कर रहा है गालिबन, कि ये वाला जो कर्व था जो कि नेगेटिव और इनवर्स या आपका जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है। अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट टू फॉल, द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टू फॉल एट सम टाइम इन द फ्यूचर, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टू राइज, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट टू राइज। पहली बात तो ये कि राइज तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि इनवर्स यील्ड कर्व है, इसका मतलब है जितना जितना टाइम बढ़ रहा है इतना इतना इंटरेस्ट गिर रहा है। ठीक है, तो टाइम बढ़ रहा है, हायर दी मेच्योरिटी लोअर द यील्ड, इनवर्स है, तो राइज तो इंटरेस्ट रेट हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जी ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया। अब इन दो ऑप्शन पे बहस है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि एज इट इज, ये बिल्कुल एज इट इज, ये वाली लाइन भी आपकी बुक के अंदर गिवन है, पेज नंबर 189 या 190 अगर आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ नंबर पता नहीं दूसरा या तीसरा है, आप जाके पढ़ेंगे एज इट इज ये लाइन पढ़ी हुई, एग्जामिनर ने उससे उठाकर एमसीक्यूज का एमसीक्यू बना दिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि स्टडी टैक्स की अहमियत अपनी है, एग्जामिनर उससे पढ़कर आपको एमसीक्यू बना के दे देता है। अगर आप वो लाइन पढ़ेंगे आपको फौरन पिक हो जाएगा कि इस साल इसका जवाब क्या होना चाहिए। हम थोड़ा सा टेक्निकली गौच करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले जब भी यील्ड कर्व आता है ना, तो ये याद रखिएगा आपके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वेस्टर्स की नज़र के अंदर यील्ड गिरना शुरू हो जाती है, और आपको ये समझ आ जाता है कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट गिरेगा।
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट गिनने के लिए आपको मजीद डाटा की ज़रूरत होती है, जैसे कि मार्केट एक्सपेक्टेशन, आउटलुक, पॉलिटिकल सिचुएशन, आपको पेस्टल मॉडल से भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर बहरहाल आंसर बी है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टू फॉल एट सम टाइम इन द फ्यूचर। यील्ड आपको बता रही होती है कि पहला जो है ना वो, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट होता है, मैंने आपको बताया था, ये आपकी यील्ड्स होती हैं और ये आपकी जो है वो मैच्योरिटी होती है। तो जब आपकी मैच्योरिटी गिरना शुरू हो जाती है, सॉरी मैच्योरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है आपकी, तो आपको फ़ौरन पता चलना शुरू हो जाता है सर कि ये जो है ना टाइम भी बढ़ रहा है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बहरहाल गिरने वाला है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट के ऊपर इतनी बात अभी फ़ौरन तौर पर नहीं की जा सकती, इसके लिए कुछ और भी आउटलुक्स होते हैं। तो फौरी तौर पर इसका आंसर है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, और ये आपकी बुक के अंदर भी बिल्कुल एज इट इज़ लाइन गिवन है। सो क्लास दैट्स इट एज फार एज द यील्ड कर्व इज कंसर्न। हमने चार पार्ट्स बनाए, चारों पार्ट के लिंक्स आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या कैप्शन के अंदर मिल जाएंगे। हमारी कम्युनिटी का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। यील्ड कर्व के अंदर 2 किस्म की MCQs आए थे जो कि हमने कवर अप कर लिए, और भी MCQs मैं उसी कम्युनिटी लिंक के अंदर शेयर करूँगा। कुछ टेस्टिंग भी आपकी हो रही होगी, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। लास्ट आखिरी बात जो है वो आपको ये करना चाह रहा हूँ, यील्ड कर्व को लाजमी करके जाइएगा। दिस इज अ अटेम्प्ट जिसके अंदर यील्ड कर्व एग्जाम में फुल फ्लैट सवाल के तौर पे दे सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्लास। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।